हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो है हमने लास्ट टाइम जो HPTGT मेडिकल कमीशन में जो है HPRC का वालों ने जो भी एग्ज़ाम लिया था, तो उसमें हमने 15 दिसंबर की शिफ्ट में जो है सारी शिफ्ट के ऑल शिफ्ट यानी तीनों शिफ्ट के 3 शिफ्ट के जो वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए थे साइकोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है, साइकोलॉजी के ये साइकोलॉजी के वो हमने कवर कर लिए थे। तो आज उससे नेक्स्ट डे जो पेपर होता है 16 दिसंबर को, आज हम उसके शिफ्ट 1 में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा उन्होंने उनमें उनके एग्जाम में जो आया था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया इन ई लर्निंग। ई लर्निंग में मल्टीमीडिया के उपयोग का कौन सा लाभ नहीं है, जो लाभ नहीं है ई लर्निंग में मल्टीमीडिया का। जो आजकल जो मल्टीमीडिया चला हुआ है तो उसका ई लर्निंग में कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो रेस्ट्रिक्टिंग लर्नर इंटरेक्शन, शिक्षार्थियों की सहभागिता को सीमित करना। क्या जो है मल्टीमीडिया जो है शिक्षार्थियों की सहभागिता को सीमित करता है, या फिर इम्प्रूव्ड रिटेंशन। ठीक है, हमें नहीं पूछा है तो सबसे पहले तो हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए किसकी, मल्टीमीडिया की। देखो, जो मल्टीमीडिया है वो स्मरण शक्ति में सुधार करता है, इम्प्रूव करता है रिटेंशन को, एनहांस्ड एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में एनहांस करता है, कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स यानी विभिन्न अधिगम शैलियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये तो सारी क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट हमें पूछा था कि जो नॉट बेनिफिशियल है, जो बेनिफिशियल नहीं है, तो देखो रेस्ट्रिक्टिंग लर्नर इंटरेक्शन, देखो वो जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आना था, क्योंकि शिक्षार्थियों की सहभागिता को सीमित करना ये मल्टीमीडिया का काम नहीं है। मल्टीमीडिया जो है क्या करता है, मल्टीमीडिया जो है सहभागिता को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है, सहभागिता को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। ठीक है, और उस वो सीमित करता नहीं है, वो सीमित नहीं करता है, वो तो एनहांस करता है हमारी लर्निंग को मल्टीमीडिया। तो जो है इसका करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, द कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज यानी ज्ञान का सांस्कृतिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है। ठीक है, जो ज्ञान का सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है कल्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, कल्चरल पर्सपेक्टिव समझते हो ना, तो कल्चरल पर्सपेक्टिव एक हमारा नॉलेज को एनहांस करता है। ठीक है, तो नॉलेज फ्रॉम लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिशन, ठीक है, जीवन के अनुभव और परंपराओं से प्राप्त ज्ञान। ऑप्शन बी इसमें मेमोराइजिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन यानी ऐतिहासिक जानकारियों को रट कर याद करना। देखो, कल्चरल पर्सपेक्टिव नॉलेज का ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक जानकारी को रटकर याद कर लिया जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। रिजेक्टिंग लोकल विजडम, स्थानीय ज्ञान को अस्वीकार करना, ये भी देखो, स्थानीय ज्ञान को हम लोकल जो विजडम उसको रिजेक्ट क्यों करेंगे। अगर हमारा कल्चरल पर्सपेक्टिव से हम नॉलेज को प्रिसाइज करने की कोशिश करें तो हम उसको अस्वीकार नहीं करेंगे। और नॉलेज बीइंग यूनिवर्स, सभी ज्ञान सार्वभौमिक होना। देखो, सभी ज्ञान जो है परिस्थिति पर, जो देखो सभी ज्ञान जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, सभी ज्ञान सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन ए कि जीवन के अनुभव और परंपराओं से जो हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारा क्या होता है, ज्ञान का सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, Which government body first pointed out the lack of education of girls and boys determine social backwardness यानी लड़कियों और लड़कों की शिक्षा की कमी सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करती है। ये सबसे पहले किस सरकारी निकाय ने बताया था। तो जो हमारे लड़के और लड़कियों की जो शिक्षा की कमी जो है सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करती है। ठीक है, अगर शिक्षा की कमी है तो क्या समाज में क्या होगा, पिछड़ापन देखने को मिलेगा। तो ये जो है सबसे पहले किस सरकारी निकाय ने बताया था, तो ये सबसे पहले बताया था कोठारी कमीशन ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा कोठारी कमीशन ऑन एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा को जो है कोठारी कमीशन ने जो है शिक्षा को किससे जोड़ा था, शिक्षा को विकास से जोड़ा था। ठीक है, पिछड़ेपन को जो है आगे जो है विकास की तरफ जो लेके को है, शिक्षा को विकास से जोड़ने का काम इन्होंने किया था। किसने, कोठारी कमीशन ऑन एजुकेशन। तो ऑप्शन सी इसका आना था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, व्हाट रोल डज एस्थेटिक्स प्ले इन होलिस्टिक करिकुलम यानी समग्र पाठ्यक्रम में सौंदर्य एस्थेटिक की क्या भूमिका है। तो सौंदर्य यानी एस्थेटिक की क्या भूमिका है। देखो, क्रिएटिव आर्ट्स, ड्रामा एंड म्यूजिक एंड एजुकेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो एस्थेटिक्स जो होता है, सौंदर्य बोध जो होता है, समग्र पाठ्यक्रम में जो क्या भूमिका, क्या रोल प्ले करता है।
तो क्या रोल प्ले करेगा, यह केवल रचनात्मक विषयों के लिए एक वैकल्पिक विलासता है। सिर्फ और सिर्फ ये एक वैकल्पिक विलासता नहीं हो सकता है कि ओनली जो है ऑप्शनल लग्जरी हो, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम कोर एकेडमिक लर्निंग, इसे मुख्य शैक्षणिक अध्ययन से अलग रखा जाना चाहिए। क्यों हम इसको मेन शैक्षणिक अध्ययन से अलग क्यों रखेंगे। नेक्स्ट, इट फोकस सोलली ऑन आर्ट स्किल विदाउट डीपर कनेक्शंस। ये जो है क्या ऑप्शन सी क्या बोलता है हमारा कि ये जो यह केवल कला कौशल पर केंद्रित है, गहरे संबंधों के बिना। अब देखो ओनली आर्ट स्किल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकती ओनली आर्ट्स में जो स्किल हो, ठीक है। और ऑप्शन डी है डेवलप इट इज इंटीग्रल फॉर डेवलपिंग केयरिंग कल्चरली सेंसिटिव इंडिविजुअल, यह संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से जागरूक व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि संवेदनशील और संस्कारित जो व्यक्ति है ये हमें जो संस्कारित और संवेदनशील बनाता है। कौन, सौंदर्य बोध। तो समग्र पाठ्यक्रम में सौंदर्य बोध की भूमिका क्या रहती है, संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से जागरूक व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड इन ग्रुप गाइडेंस सेशन, समूह मार्गदर्शन सत्रों में प्रयुक्त एक सामान्य तकनीक कौन सी है। जब समूह मार्गदर्शन सत्र चला हुआ मान लो, ठीक है, तो उसमें जो है एक सामान्य टेक्निक कौन सी हो सकती है, कॉमन टेक्निक्स जो है कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, अच्छा मेथड है। साइलेंट रीडिंग, देखो अगर समूह मार्गदर्शन कर रहे हो तो साइलेंट रीडिंग का तो मतलब ही नहीं बनता। डिस्कशन तो हो सकती है, बट इसमें क्या बोल रहा है ये कि क्या बोलते हैं कॉमन टेक्निक यूज में ग्रुप गाइडेंस सेशन। देखो ग्रुप में जो समूह में आप एक गाइडेंस सेशन चला रहे हो, ग्रुप पे एक गाइडेंस सेशन चला रहे हो ग्रुपिंग में, तो देखो डिस्कशन अगर गाइडेंस है तो डिस्कशन हो सकती है, बट क्या बोलते हैं इसमें जो है रोल प्ले का भी ऑप्शन रहेगा। देन इंडिविजुअल थेरेपी, इंडिविजुअल नहीं हो सकता, तो सबसे इसमें बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इसमें आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन, भूमिका अभिनय और समूह चर्चा, ठीक है, सबसे ऑप्शन यही है। विच एक्ट इन इंडिया मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड ग्रुप 6 to 14 इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटी, यानी भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों, दिव्यांग बच्चों सहित के लिए निःशुल्क है वो अनिवार्य शिक्षा किस अधिनियम के तहत अंतर्गत है, ठीक है, जो हमारे दिव्यांग बच्चे सहित, ठीक है, ये सबके लिए बोल रहा है जो कंपल्सरी एजुकेशन करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कौन से एज ग्रुप के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है, तो ये जो है शिक्षा के किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा आता है क्या बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, कौन सा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 RTE 2009, ठीक है। जो RTE 2009 है ये जो शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, निम्न में से कौन रचनावादी अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। रचनावादी, जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो लर्निंग को, आप जो उसको कंस्ट्रक्ट खुद बिल्ड कर रहे हो लर्न को, तो इसका सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा हो सकता है। स्टैंडर्डाइज फिक्स्ड लर्निंग, देखो फिक्स्ड लर्निंग नहीं हो सकती, अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो लर्निंग को, खुद एनहांस कर रहे हो, तो उसमें जो स्थिर अधिगम नहीं हो सकता। सोशल इंटरेक्शन एंड कोलाबोरेशन हो सकता है, सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग, है ना, अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट लर्निंग का जो है रचनावादी अधिगम है तो ये सोशल इंटरेक्शन कोलाबोरेशन हो सकता है। टीचर सेंटर, देखो कभी भी जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जो टीचर सेंटर डायरेक्शन नहीं हो सकती है। रिपीटिशन एंड रोट मेमोराइज, देखो रोट मेमोराइजेशन तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या आना था, ऑप्शन बी, सोशल इंटरेक्शन एंड कोलाबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशियल टीचिंग प्रैक्टिस स्टेम फ्रॉम टीचर्स होल्डिंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट, जो विभेदित शिक्षण है, जो डिफरेंशियल टीचिंग है हमारी पद्धतियाँ विद्यार्थियों के किस आधार पर शिक्षकों की अलग अलग अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है, तो किस किस से उत्पन्न होती है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रोल एंड नेचर ऑफ एबिलिटी, जो डिफरेंशियल टीचिंग प्रैक्टिस होती है हमारी
विभेदित शिक्षण पद्धतियां विद्यार्थियों के किस आधार पर शिक्षकों की अलग अलग अपेक्षाओं से। देखो, रोल एंड नेचर ऑफ एबिलिटी, क्षमता की भूमिका और प्रकृति, फिजिकल ग्रोथ रेट। देखो, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ रेट को तो हम इसमें जो है इस अपेक्षा, सिर्फ ये अपेक्षा तो नहीं हो सकती ना एक टीचर की कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ हो उसके चिल्ड्रन की, या बेसिक सेंसरी इनपुट हो, मूल संवेदनात्मक इनपुट हो, ठीक है, या फिर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट लेवल, अभिभावक सहभागिता का स्तर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, रोल एंड नेचर ऑफ एबिलिटी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिटिकल पेडागोजी एनकरेज। जो क्रिटिकल पेडागोजी होती है हमारी, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र जो है किसे प्रोत्साहित करता है, क्वेश्चनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, आलोचनात्मक आपने सुना होगा, जब हम आलोचना करते हैं तो हम क्वेश्चनिंग भी तो करते हैं ना, तभी तो हम आलोचना करें, हम प्रश्न पूछते हैं। अगर सामने से कोई हमें कुछ बता रहा है तो उसमें हमें कोई डाउट होगा, हम आलोचना कर सकते हैं, हम वहाँ पे क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछना और परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अवॉइडिंग डिबेट, देखो विवाद से बचना तो क्रिटिकल पेडागोजी नहीं हो सकती। रोट लर्निंग क्रिटिकल पेडागोजी नहीं होती। साइलेंस क्रिटिकल पेडागोजी नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिलेक्ट द बेस्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझाने वाला सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, जो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा सके। तो इनमें से सबसे जो अच्छा ऑप्शन है कौन सा होगा, ठीक है। एजुकेशन अकर्स ओनली विद इन स्कूल्स। देखो, शिक्षा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल में प्रोवाइड की जाए। देखो, एजुकेशन जो है, हर सीखना जो है हमारा हर जगह हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। जरूरी नहीं आप स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, स्कूल में ही आप जो अंडरस्टैंड कर रहे हो। हम जो बाहर रह के भी हर जगह घर में भी हम जो है हमें एजुकेशन मिलती है। देखो, हम जो स्टार्टिंग में जो संस्कार हम अपने पेरेंट्स से ही तो सीखते हैं, सबको अपने से बड़ों को नमस्ते करना, अपने से बड़ों का कहना मानना, तो ये भी क्या है, एक शिक्षा ही तो है। देन एजुकेशन डेवलप्स इंडिविजुअल टैलेंट्स इन आइसोलेशन। क्या बोलते हैं कि जो है शिक्षा एकांत में व्यक्तिगत प्रतिभाओं का विकास करती है। तो एकांत में तो नहीं, समाज इसमें जो है, देखो नीड सोसाइटी होती है, समाज जरूरी होता है, एकांत की तो मतलब ही नहीं है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल एडजस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। जो शिक्षा व्यक्ति को समाज के साथ समायोजन और योगदान करने में सहायता करती है, जरूर करती है। देखो, एजुकेशन आप इंडिविजुअली भी हमें एडजस्ट करने में जो है सहायता प्रदान करती है, और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए भी हमें जो है प्रेरित करती है। ऑप्शन डी है, एजुकेशन फोकस मेनली ऑन एक्वायरिंग नॉलेज। शिक्षा मुख्यतः ज्ञान अर्जन पर केंद्रित होती है। क्या शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जन पर केंद्रित होती है, कि ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारा क्या है, ये अधूरा अर्थ हो गई, नैरो जो है इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। हाँ, एजुकेशन तो कैसा हमारा बहुत ज़्यादा वाइड है। तो शिक्षा व्यक्ति को समाज के साथ समायोजन योगदान करने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, हाउ डज द लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच इंटीग्रेट लैंग्वेज स्किल्स विद सब्जेक्ट कंटेंट। कि जो है लैंग्वेज LAC पढ़ाया था आपको, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम जो होता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम दृष्टिकोण जो है भाषा कौशल को विषय वस्तु के साथ कैसे जोड़ता है, ठीक है। जो LAC जो हमारा है एक कौशल जो है, LAC जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो ये जो दृष्टिकोण होती है भाषा कौशल को, जो हमारा भाषा कौशल होता है, हमारी स्किल होती है, लर्निंग स्किल, लैंग्वेज स्किल होती है, इसको जो ये सब्जेक्ट कंटेंट के साथ कैसे जोड़ता है, कैसे इसको जोड़ पाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण को विषय अध्ययन से पूरी तरह अलग करता है। अब देखो, भाषा क्या आपको शिक्षण को विषय अध्ययन से अलग करता है, नहीं करता है। इंटीग्रेट्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू मीनिंगफुल कंटेंट। यानी सार्थक विषय वस्तु के माध्यम से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जोड़ता है। फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रिटन एक्सप्रेशन, केवल लिखित, देखो केवल शब्द आ गया, नेगेटिव वर्ड होता है, केवल लिखित अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ऑप्शन डी, व्याकरण को समझ से अधिक प्राथमिकता देता है। अब प्रायोरिटी ग्रामर, ठीक है, ओवर कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा सिर्फ क्या ये ग्रामर को प्रायोरिटी देता है, नहीं। जो हमारा जो है दृष्टिकोण भाषा कौशल होता है, ये विषय वस्तु के साथ कैसे जोड़ा जाता है, जब आप जो है इंटीग्रेट करते हो किसको, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू मीनिंगफुल कंटेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच थिंकर एम्फेसाइज्ड एजुकेशन फॉर ऑल विद इक्वलिटी एंड जस्टिस एज अ फाउंडेशन फॉर इंडिया।
किस विचारक ने समानता और न्याय के साथ सभी के लिए शिक्षा को भारत की नींव बताया था? ठीक है, यानी किसने बताया? जो एजुकेशन फॉर इक्वलिटी है हमारी, एजुकेशन फॉर ऑल विद इक्वलिटी एंड जस्टिस इज अ फाउंडेशन फॉर इंडिया, जॉन डीवी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर एम के गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे तो उनका मानना था कि एजुकेशन फॉर सोशल जस्टिस, क्या बोला था उन्होंने? एजुकेशन फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, कि जो एजुकेशन होती है वो सामाजिक न्याय हेतु शिक्षा। ठीक है, सामाजिक न्याय हेतु शिक्षा, ये बात की थी किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था, विच मॉडल एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन? कौन सा मॉडल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखने पर जोर देता है? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आया था 16 दिसंबर को मेडिकल के एग्जाम में। ठीक है, आया था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और यही सेम क्वेश्चन जो है मैं टीजीटी नॉन मेडिकल के एग्जाम दे के आई हूँ। ठीक है, तो टीजीटी नॉन मेडिकल के एग्जाम में जो है ये 27 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया था। यहाँ पे जो वहाँ पे इमिटेशन वर्ड का भी यूज़ किया, जो इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो बच्चा सीखता है, ठीक है, इमिटेशन यानी नकल करना और ऑब्जर्व करके, वो जो है किस मॉडल पर जो जोर देता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है कंसेप्ट सेम है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया था वहाँ पे। अब देखो कंसेप्ट रिपीट हो रहा है इसका मतलब, तो इसका मतलब जो है जेबीटी में चांसेस है जितने भी क्वेश्चन आपके जितने शिफ्ट में पूछे गए, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स में मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए, तो आपको सारे क्वेश्चन जो कवर करने चाहिए, कंसेप्ट रिपीट हो सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो, जो हमारा जो हमारी लर्निंग होती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो करते हैं, ये हमारा कौन सा मॉडल होता है? सोशल लर्निंग थ्योरी। किसकी है ये? बंडूरा ने दी है, ये बंडूरा ने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो अवलोकन और अनुकरण पर, देखो अवलोकन और अनुकरण पर आधारित है, अवलोकन व अनुकरण। ठीक है, इसमें इमिटेशन वर्ड भी यूज रखना है, कीवर्ड याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच फीचर बेस्ट डिस्टिंग्विश द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन करिकुलम डेवलपमेंट? पाठ्यक्रम विकास में शिक्षार्थी केंद्रित लर्नर सेंटर्ड दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह कौन सी विशेषता अलग पहचान देती है? ठीक है, जो पाठ्यक्रम हमारा होता है, पाठ्यक्रम विकास में जो शिक्षार्थी लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच होती है, तो सबसे बेस्ट इसमें से कौन सी विशेषता अलग कर पाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन देख लेते हैं, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देता है ताकि अधिगम में सक्रिय सहभागिता रहे। ठीक है, देखो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन यही तो होती है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार ही तो होती है, जो सीखने की गतिविधियों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ये जो प्रमोट करता है लर्निंग एक्टिविटीज़ को, शेप्ड बाय लर्नर्स नीड। ठीक है, ताकि अधिगम में सक्रिय सहभागिता हो। तो ऑप्शन ए ही इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में जो इसमें स्टैंडर्डाइज आउटकम्स की बात की गई, मानकीकृत परिणाम जो नहीं हो सकता। इट स्ट्रक्चर लर्निंग यूनिट अकॉर्डिंग टू सोशल गोल्स एंड अलाइन एजुकेशन विद नेशनल प्रायोरिटीज़, यानी जो है आप जो सोसाइटी सेंटर्ड की बात कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, जो नहीं हो सकता है, यहाँ पे सोसाइटी सेंटर्ड की बात की जा रही है। ऑप्शन डी में जो एक्सपीरियंस अराउंड सब्जेक्ट मैटर टू मेंटेन कंटिन्यूअस अक्रॉस ग्रेड लेवल, यहाँ पे बात की जा रही है कि फिक्स्ड सिलेबस होना चाहिए, रिजिड नहीं होना। जबकि हम क्या करते हैं बात, जो हमारा सिलेबस जो है लचीला होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, बट यहाँ पे उसकी बात नहीं की गई। तो इसका आंसर आना था ऑप्शन ए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसमें था, इफेक्टिव प्लानिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स स्कूल टू, समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए प्रभावी योजना बनाने हेतु विद्यालय को क्या करना चाहिए? अगर आपने अपनी लर्निंग को जो है इफेक्टिव बनाने, इफेक्टिव प्लानिंग जो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या जो इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, ये प्रभावी योजना बनाने हेतु विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंट फिक्स्ड इंस्ट्रक्शनल, क्या यहाँ पे जो है फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन मॉडल होने चाहिए कि जो फिक्स्ड मॉडल बनाया जाए? तो फिक्स्ड मॉडल नहीं बना सकते आप। सेकंड इसमें बात की है कि प्रायोरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ओवर इंडिविजुअल लर्निंग सपोर्ट्स, यानी जो है ये बोल रहा है कि लर्नर कम्स फर्स्ट। प्रायोरिटीज, देखो प्रायोरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये बोल रहा है व्यक्तिगत अधिगम सहायता की बजाय प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता देता।
तो मतलब व्यक्तिगत अधिगम सहायता की बजाय प्रशासनिक दक्षता को अगर प्राथमिकता दोगे तो वो हमारा प्रभावी योजना नहीं हो सकता है। हमें जो पहले जो छात्र को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, किसको? छात्र को प्राथमिकता, तभी जो आप अच्छी योजना जो है डेवलप कर सकते हो। ऑप्शन इसमें डेवलप कोलाबोरेटिव सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट सर्विसेज अक्रॉस स्टेक होल्डर्स, यानी हितधारकों के बीच सेवाओं का समन्वय करने वाली सहयोगात्मक प्रणालियां विकसित करना। तो यही इसका जो करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन सी। रिड्यूस टीचर ऑटोनॉमी टू मेंटेन रिजिड फिडेलिटी टू सेंट्रल गाइडलाइंस, केंद्रीय दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने तो शिक्षकों की स्वायत्तता कम करना। ये भी नहीं हो सकता कि आप जो है स्वतंत्रता जरूरी है। देखो ऑटोनॉमी इज नीडेड, ऑटोनॉमी जरूरी है, ऑटोनॉमी को आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो। ऑटोनॉमी इज, लिख लो, ऑटोनॉमी इज नीडेड, इसकी जरूरत होती है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी की जो है सभी का सहयोग होना चाहिए, जिसमें टीचर्स भी इंक्लूड हो, पेरेंट्स भी इंक्लूड हो, और जो है एक्सपर्ट्स टुगेदर, इन सब का जो है सहयोग, कोलैबोरेशन होना जरूरी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन पूछे गए। देखो इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं कि 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 30। देखो यहाँ पे 16 पूछ गए, नेक्स्ट में क्या होता है 17 हो सकते हैं, उससे नेक्स्ट शिफ्ट में क्या होता है 18, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो था, हु प्रपोज द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सपेंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज बियॉन्ड IQ, ठीक है। यानी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये किसने दिया था? जो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ये दिया था आपका किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने, इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था एक जो है जी फैक्टर थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं जी फैक्टर थ्योरी। इसको जो है द्विकारक सिद्धांत भी बोला जाता है, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं हम, जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है, ठीक है, जिसमें एस फैक्टर एंड जी फैक्टर जो काम करता है, याद रखना है। जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, इन्होंने दिया था ट्रायआर्किक थ्योरी, ट्रायआर्किक यानी त्रिआयामी सिद्धांत। एल्फ्रेड वीने ने, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने IQ टेस्टिंग की थी, बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। ये जो आपके 16 दिसंबर के जो है फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे मेडिकल के एग्ज़ाम में, ठीक है, जो साइकोलॉजी, जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन थे। बाकी मैं आपको मल्टीपल सभी शिफ्ट्स के जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।